प्रधानमंत्री की संवेदना मर चुकी है और इस देश ने इतना निठल्ला और नकारा गृह मंत्री आज तक इस देश को नहीं मिला। राम मंदिर का आप इनॉग्रेशन कर रहे हो, उत्साह मना रहे हो, किसके ऊपर इस राम मंदिर का उत्साह मना रहे हैं? उन मरती हुई मणिपुर की सड़ती हुई लाशों पर, जो जिनका अभी तक अंतिम संस्कार, अभी बहुत सी लाशें हैं जिनका अंतिम संस्कार नहीं हुआ। आज शर्म और दुर्भाग्य की बात है कि आज देश में किस तरीके से एक डर का, भय का माहौल है, एक आपातकाल की स्थिति है। आप अपनी आवाज को बुलंद नहीं कर सकते हो, आप सवाल पूछोगे तो आपको जेल में डाल दिया जाएगा, आपके ऊपर मुकदमा कर दिया जाएगा। सटीक खबरों का सीधा असर, आप देख रहे हैं एनसीआर समाचार। नमस्कार, मैं आपके साथ विदेशना मंगवाना और आप देख रहे हैं एनसीआर समाचार। इस वक्त जंतर मंतर पर मौजूद लगातार विपक्ष और सत्ता पक्ष में इस बार जंग छिड़ गई है। एक तरफ न्याय की बात होती है तो एक तरफ धर्म की बात होती है, और 2024 में जनता धर्म या न्याय किसको पसंद करेगी, ये बड़ा सवाल बना रहेगा। हमारे साथ बातचीत करने के लिए अतुल त्रिपाठी जी सीधा बातचीत करेंगे। क्रांतिकारी रह चुके, किसान आंदोलन में देखा होगा काफी सक्रिय थे, तो सीधा ये विपक्ष की आवाज ही बुलंद करते हैं, तो सीधा इसे जुड़ेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि अतुल त्रिपाठी जी, जहाँ तक मैं जानती हूँ आप एक ब्राह्मण समाज से आए हैं, तो ब्राह्मण समाज से आने के बाद आप धर्म की तरफ जाना चाहेंगे या न्याय की तरफ? देखिए, न्याय ही धर्म है। धर्म को कोई धर्म ऐसा इंस्ट्रूमेंट नहीं है जिसपे किसी की मोनोपोली है या किसी का एक तरफा राज है। देखिए, धर्म सबका है, धर्म सबके लिए है, धर्म करोड़ों लोग उसका अनुसरण करते हैं, और धर्म जो है वो शांति, एकता, न्याय का प्रतीक है। आज मुझे ये समझ नहीं आता कि उसको ब्राह्मण जातियों की तरफ आप सीमित कर दें, आप उसको किसी एक कम्युनिटी को उसके लिए लाइबल बना दें। ये इससे बड़ी शर्म और दुर्भाग्य की बात नहीं हो सकती है, और ये धर्म के लिए खतरनाक है। आप किस उससे आती हैं? आपकी जाति कौन सी है बताइए? आप क्या भगवान का आराधना नहीं करते हैं? आप कृष्ण को मानती होंगी, शिव जी को मानती होंगी, राम जी को मानती होंगी, और ऐसे करोड़ों लोग हैं जो जिनका तरीका अलग तरीका है मानने का। कोई यज्ञ करता है, कोई हवन करता है, कोई 2 टाइम पूजा करता है। पूजा पद्धति अलग हो सकती है, लेकिन उसको उसका अनुसरण करने का, उसकी आराधना करने की जो पद्धति है वो कहीं ना कहीं सबको एक है। और इसीलिए धर्म जो है इतना बड़ा है, और दुनिया में अलग अलग धर्म है, इसीलिए है क्योंकि वो एक जरिया है, एक अच्छी न्यायप्रिय जीवन जीने का एक जरिया है, तो इसीलिए करोड़ों लोग उसको मानते हैं, उसका अनुसरण करते हैं। जी, आज तो देश में अघोषित आपातकाल है। आज आप बताइए ना कि अभी इसे जंतर मंतर पर जहाँ हम खड़े हैं वहाँ आईडी चेक होता है, मेरी स्क्रीनिंग कर रहे हैं, हमारे पीछे पुलिस लगी हुई है, हमारे फोन टैप हो रहे हैं। आज देश में आप प्रदर्शन नहीं कर सकते हो, आप लोगों को आए दिन परेशान किया जाता है कि आप जो है एक तरफ के लोगों को दिखाओ और एक विचारधारा का जो है प्रचार प्रसार करो। इस शर्म और दुर्भाग्य की बात है कि आज देश में किस तरीके से एक डर का, भय का माहौल है, एक आपातकाल की स्थिति है। आप अपनी आवाज को बुलंद नहीं कर सकते हो, आप सवाल पूछोगे तो आपको जेल में डाल दिया जाएगा, आपके ऊपर मुकदमा कर दिया जाएगा, और आपको जो है आपकी आवाज को दबाया जाएगा, कुचल दिया जाएगा। आज मणिपुर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पलके बिछाए इंतजार कर रहा है कि नरेंद्र मोदी को कब दया आएगी, कब उनके अंदर ये संवेदना जागेगी कि आज 3 महीने से मणिपुर जो लगातार 3 महीने से ज्यादा हो गया, लगातार हिंसा में है, और अभी सैकड़ों जो लाशें सड़ रही थी, आज 1 हफ्ते पहले उन लाशों का पोस्टमार्टम हुआ है। साहब, उन लाशों में से कीड़े निकल रहे थे। आज देश के प्रधानमंत्री को इतना समय नहीं है कि जाकर के मणिपुर की रोते बिलखते जनता की आवाज को सुन सके। आज राम मंदिर का आप इनॉग्रेशन कर रहे हो, उत्साह मना रहे हो, किसके ऊपर इस राम मंदिर का उत्साह मना रहे हैं? उन मरती हुई मणिपुर की सड़ती हुई लाशों पर, जो जिनका अभी तक अंतिम संस्कार, अभी बहुत सी लाशें हैं जिनका अंतिम संस्कार नहीं हुआ। आज भी लगातार वहां पर हिंसा हो रही है, लगातार इंटरनेट बंद करके पूरे मणिपुर को बंद कर दिया,
डर और भय के साए में पूरा मणिपुर आज जीने को मजबूर है। मणिपुर किसी पाकिस्तान में नहीं आता है साहब, मणिपुर इसी देश का हिस्सा है। आज वहाँ के कुकी और मैतेई लोग आज रो रहे हैं, करा रहे हैं। क्या नरेंद्र मोदी के कानों पर जू तक नहीं रेंग रही? क्या उनके कानों में वहाँ की मणिपुर की चीख नहीं जा रही है? मेरी बहन दिल रो रहा है, करा रहा है कि आज किस तरीके से मणिपुर को पूरी तरीके से रौंद दिया गया है, कुचल दिया गया है। लेकिन सत्ता और घमंड के नशे में चूर ये भाजपा और नरेंद्र मोदी मणिपुर की आवाज सुनने को तैयार नहीं है साहब। बाहरी कॉन्टिनेंट में तो है नहीं, मणिपुर तो देश का ही अभिन्न अंग है। अगर प्रधानमंत्री 3 घंटे का रोड शो अयोध्या में जाकर के अपने प्रोपोगेंडा के लिए कर सकते हैं, तो मणिपुर की आवाज को बहाल नहीं कर सकते हैं। आज 36 सेकंड बोलते हैं मणिपुर पर, और 1.5 घंटा जो है इनके नेता संसद में जो है वो तमाम अलग अलग विषयों पे बोलते हैं, लेकिन मणिपुर का म तक नहीं बोलते। आप प्रधानमंत्री की संवेदना मर चुकी है, और इस देश में इतना निठल्ला और नकारा गृह मंत्री आज तक इस देश को नहीं मिला है। आज नहीं, मैं समझता हूँ गृह मंत्री को इस्तीफा दे देना चाहिए। आज भी वहाँ पर शांति बहाल नहीं हो पाया है। लगातार अभी 3 दिन पहले वहाँ पर गोला बारूद और AK-47 और तमाम आर्म्स एंड एम्यूनिशन जो भारत सरकार की लूटी गई है, आज इसके लिए कौन जिम्मेदार है भाई? राष्ट्रीय सुरक्षा को तार तार करने वाले लोग आज जो है वहाँ पर खुला घूम रहे हैं मणिपुर में। क्या मजबूरी है गृह मंत्री के सामने, भाजपा सरकार के सामने, कि आज वहाँ पर राष्ट्रपति शासन लगा रहे हैं? क्यों नहीं लगा रहे भाई राष्ट्रपति शासन? आज वही अगर बंगाल होता वही, तो आज आप देखते कि किस तरीके से वहाँ राष्ट्रपति शासन लग गया होता, मुख्यमंत्री का इस्तीफा हो गया होता। लेकिन ये कौन सी मजबूरी है नरेंद्र मोदी की कि बीरेन सिंह का इस्तीफा नहीं ले रहे? आपको ये समझना पड़ेगा। आज इतनी लाशें गिरने के बाद से, मणिपुर में इतनी हिंसा होने के बाद भी अगर प्रधानमंत्री को दया नहीं आ रही है, तो मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री की संवेदना मर चुकी है प्रधानमंत्री की संवेदना। और ये जो सरकार है भाजपा की, ये राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए एक बहुत बड़ी खतरा है, क्योंकि अब ये इस देश की रक्षा नहीं कर सकते, ये इस देश की महिलाओं की रक्षा नहीं कर सकते, इसलिए इनको कोई अधिकार नहीं है सत्ता में रहने का। विपक्ष में ही इतना हितों का टकराव है। तमाम लोग, कोई कहता है कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री होंगे, कोई कहता है खड़गे होंगे। पहले तो विपक्ष को ये समझना पड़ेगा कि वो जो उनके हितों का टकराव है, ये कहीं ना कहीं पूरे विपक्ष को कमजोर करता है, और जो सत्ता को लेकर के संघर्ष है, सामंजस्य है, ये कहीं ना कहीं भाजपा को लाभ पहुंचाता है। और विपक्ष, मैं नहीं समझता हूँ विपक्ष मुर्दा हो चुका है मेरी बहन, मुझे शर्म आ रही है इस बात को कहते हुए, लेकिन मुझे लगता है कि विपक्ष मुर्दा हो चुका है इस देश में। आज आप देखिए किस तरीके से 150 सांसदों को अलोकतांत्रिक ढंग से संसद से उखाड़ कर फेंक दिया जाता है, बर्खास्त कर दिया जाता है, लेकिन विपक्ष का कोई भी पॉलिटिकल पार्टी जो है देश में आंदोलन नहीं करती है। इससे बड़े शर्म और दुर्भाग्य की बात कुछ नहीं हो सकता है इस देश के लिए। और जब विपक्ष ही आंदोलन नहीं करेगा, सड़कों पर नहीं आएगा, तो एक राहुल गांधी के यात्रा करने से मेरी बहन मुझे नहीं लगता कि कोई बहुत बड़ा फर्क पड़ेगा। और आप ये देश समझ नहीं पा रहा है कि लोकतंत्र को तो इन्होंने मार दिया उसी दिन जिस दिन इन्होंने संसद में इस नई संसद का इनॉग्रेशन किया, और वहां पर जो है सिंबल लगा करके, सिंबल जो है वो राजशाही का एक बहुत बड़ा प्रतीक है। आपने देखा होगा कि जब ब्रिटिश क्वीन जो है वो एक सिंबल लेकर के चलती थी, तो उस सिंबल का मतलब था कि इस छड़ी के अंदर ही सबको रहना है, और इसी छड़ी से पूरे देश पर शासन किया जाएगा। और नरेंद्र मोदी ने इस नई संसद का अनावरण करके ये देश को बता दिया कि अब इस देश में पूरी तरीके से हिटलर शाही और डिक्टेटरशिप का एक पूरा राज्य स्थापित किया जाएगा। तो और अभी जो 6 नियम कानून पास किया गया है पूरी संसद में, भाइयों
भाइयों बहनों, नया नियम पास किया गया है कि इस देश में अब चुनाव आयुक्त की नियुक्ति जो है वो सीधे सीधे नरेंद्र मोदी करेंगे, भाजपा करेंगे। और अब चुनाव आयुक्त के ऊपर जो है मुकदमा नहीं हो सकता है। आप चुनाव आयुक्त और चुनाव आयोग की गड़बड़ी को जो है कोर्ट में आप चैलेंज नहीं कर सकते। तो ये एक बहुत बड़ा अलोकतांत्रिक बिल भाजपा ने पास कर दिया है। अब आप देखेंगे कि इस देश में जो अकाउंटेबिलिटी और ट्रांसपेरेंसी है उस पर एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा हो गया है, क्योंकि जब चुनाव ही पारदर्शी नहीं होगा, जब फ्री एंड फेयर इलेक्शन ही नहीं इस देश में होगा, तो आप ये समझ लीजिए कि देश में फिर आप सरकार नहीं बदल सकते, क्योंकि चुनाव आयोग का इन्होंने गला घोट दिया है। ईवीएम आप देख रहे हो लगातार। आपस में रणनीति को लेकर लड़ता रहे और प्रधानमंत्री 2024 देखिए, विपक्ष को एक संगठित नेता की जरूरत है और यूनानिमस ढंग से विपक्ष को एक नेता के ऊपर अपनी जो नेता, और वो नेता कैसा होना चाहिए विपक्ष का, जिस नेता के अंदर पूरा विपक्ष को आना चाहिए लीडरशिप में, उस नेता को एक बहुत ही डेमोक्रेटिक और बहुत ही सेक्युलर विचारधारा का व्यक्ति होना चाहिए। पहले तो विपक्ष एक ऐसे व्यक्ति को चुने जो सेक्युलर है, जो डेमोक्रेटिक है, जो पूरे विपक्ष को लीड कर सके, और ये बहुत जल्दी करना पड़ेगा इस नेता का चुनाव, नहीं तो भाजपा ने पूरे तरीके से इस देश पर, इस देश के संवैधानिक संस्थाओं पर कब्जा कर चुकी है। और अब अगर विपक्ष एक नेता नहीं दे पाएगा अपना, तो मैं समझता हूँ उसके लिए 24 की लड़ाई तो छोड़ दीजिए, 29 की लड़ाई भी बड़ा मुश्किल हो जाएगी। धन्यवाद। शुक्रिया बातचीत करने के लिए। हमारे साथ अतुल त्रिपाठी के किसान आंदोलन में काफी सक्रिय, और इन्होंने कहा कि विपक्ष को कहीं न कहीं एकजुट होना है, और ये भी कहा कि विपक्ष इस स्थिति में कि वो मुर्दा हो चुका है और सत्ता पक्ष इसका पूरा फायदा उठाने वाला है। अगर विपक्ष ने जल्दी ही तय नहीं किया कि उन्हें एक संगठित प्रधानमंत्री चुनना होगा जो पूरे विपक्ष को लेकर चले, नहीं तो प्रधानमंत्री 2024 में नहीं, भाजपा सरकार फिर से सत्ता में आ जाएगी और 2029 तक भूल जाए कि विपक्ष इस बार सरकार में आए। मैं आपके साथ देशना मकवाना और आप देख रहे थे NCR।